कल्पना कीजिए एक ऐसे डेल्टा की जहां नदियां जीवन से लबालब हैं, खेत हरे भरे दिखते हैं लेकिन सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि भूख की चीखें हैं। एक ऐसा दौर जहां गोदाम भरे हुए थे लेकिन इंसानों की थालियां खाली थी। ये कहानी किसी प्राकृतिक आपदा की नहीं बल्कि एक ऐसी नीतिगत विफलता की है जिसने 30 लाख से अधिक लोगों को मौत की नींद सुला दी। क्या यह केवल युद्ध की मजबूरी थी या फिर एक साम्राज्य की क्रूर अनदेखी? आज हम इतिहास के उस काले पन्ने को पलटेंगे जिसे 1943 का बंगाल अकाल कहा जाता है। नमस्ते, मैं आपका सुधीर। आज मैं आपको भारत के इतिहास के एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण अध्याय पर ले जाऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको उस समय की परिस्थितियों, औपनिवेशिक नीतियों और उन लोगों की अदम्य सहनशीलता से परिचित करा सकूं जिन्होंने इस त्रासदी को झेला। बंगाल की त्रासदी 1943 में अचानक नहीं आई थी। इसकी जड़ें गहरी आर्थिक असमानता में थी। युद्ध से पहले ही बंगाल की ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा अर्ध भूखमरी की स्थिति में रहता था। कृषि उत्पादकता स्थिर थी जबकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, जिससे प्रति व्यक्ति चावल की उपलब्धता लगातार कम हो रही थी। एक मुख्य कारण था ग्रामीण ऋण का दुष्चक्र। छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर अक्सर कर्ज के जाल में फंसे रहते थे, जिससे उनकी जमीनें अमीर साहूकारों के पास चली जाती थी। इसके अलावा मजदूर का भुगतान अनाज के बजाय नगद पैसों में होने लगा था। जब युद्ध के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी तो मजदूरों की वास्तविक मजदूरी गिर गई और वह अनाज खरीदने में असमर्थ हो गए। 1942 में जापान द्वारा बर्मा, वर्तमान में म्यांमार पर अधिकार करने से बंगाल युद्ध के मोर्चे में बदल गया। बर्मा से होने वाले चावल के आयात बंद हो गए, जिसने बाजारों को अस्थिर कर दिया। जापानी आक्रमण के डर से ब्रिटिश प्रशासन ने नकार नीति लागू की। इसके दो घातक पहलू थे। तटीय जिलों से अतिरिक्त चावल हटा दिया गया या नष्ट कर दिया गया ताकि वह जापानी सेना के हाथ न लगे। बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में यातायात का मुख्य साधन नौकाएं थीं। सरकार ने लगभग 46,000 नौकाओं को जब्त या नष्ट कर दिया। इसने मछली पकड़ने के उद्योग को तबाह कर दिया और स्थानीय व्यापार की कमर तोड़ दी। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने तर्क दिया कि 1943 का अकाल अनाज की भौतिक कमी के कारण नहीं बल्कि आधिकारिक विफलता के कारण हुआ था। उनके अनुसार 1943 में चावल की पैदावार 1941 की तुलना में 13% अधिक थी। फिर भी अकाल पड़ा। यह एक बूम अकाल था। युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर पैसा छापा गया, जिससे महंगाई आसमान छूने लगी। चावल की कीमतें दिसंबर 1942 से 1943 के अंत तक 3 गुना बढ़ गई। अकाल की गंभीरता को बढ़ाने में लंदन की युद्ध कैबिनेट और प्रधानमंत्री चर्चिल के निर्णयों की कड़ी आलोचना की जाती है। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड वेवेल ने बार बार आपातकालीन अनाज की मांग की, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। तर्क दिया गया कि जहाजों की कमी है, लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि जहाजों को अटलांटिक में यूरोपीय स्टॉक जमा करने के लिए मोड़ दिया गया था। जब कनाडा ने 1 लाख टन गेहूं की पेशकश की तो ब्रिटिश सरकार ने जहाजों की कमी का हवाला देकर उसे लेने से मना कर दिया। चर्चिल के नस्लवादी बयानों ने स्थिति को और खराब कर दिया, जहां उन्होंने भारतीयों के लिए कहा कि वे खरगोशों की तरह पैदा होते हैं। अकाल ने बंगाल के सामाजिक ढांचे को छिन्न भिन्न कर दिया। जीवित रहने के लिए लोगों ने अपनी जमीन, गहने और बर्तन तक बेच दिए। लाखों असहाय लोग राहत की तलाश में कलकत्ता की ओर पलायन कर गए, लेकिन इस अंधेरे में भी मानवता की किरणें दिखी। फ्रेंड्स एम्बुलेंस यूनिट और अमेरिकन फ्रेंड्स सर्विस कमेटी जैसे संस्थानों ने राहत कार्य चलाए। स्थानीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने सामुदायिक रसोई संगठित की। संस्कृत के माध्यम से भी प्रतिरोध दर्ज किया गया। कलाकार जैनुल आबेदीन ने अपने रेखा चित्रों में भूखमरी की भयावहता को कैद किया। उनके चित्र और द स्टेट्समैन अखबार में छपी तस्वीरों ने दुनिया का ध्यान इस त्रासदी की ओर खींचा। 1943 का बंगाल अकाल ब्रिटिश शासन की नैतिकता पर एक स्थायी प्रश्न चिन्ह है। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और ब्रिटिश विश्वसनीयता को पूरी तरह खत्म कर दिया। अकाल के केवल 4 साल बाद भारत को आजादी मिली। आज भी उन 30 लाख लोगों की यादें उन सामूहिक कब्रों और कलाकृतियों में जीवित हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि नीतियों की संवेदनहीनता क्या परिणाम ला सकती है। बंगाल का अकाल केवल भोजन की कमी नहीं थी, बल्कि यह न्याय और सहानुभूति की कमी थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।